हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नई क्लास लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं। लास्ट डे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो अपनी लास्ट क्लास की थी वो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, समझने का कोशिश किया था कि मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट क्या रिजल्ट्स हम लोगों को दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह के आउटपुट्स हम लोगों को मिल रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने करी थी। आज जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि आज हाई कोर्ट है कंपैरिजन में और पूरी तरह से हम लोग इसे करेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज की क्लास का है वो ये कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इनको टॉपिक्स को ध्यान से समझना और समझकर इनको एग्जाम में अप्लाई कर देना, यही हमारा आज का बेसिक मॉड्यूलिंग होगा। पहला। दूसरा, मयंक पाराशर, आप मुझे मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी वॉरियर्स पर ऑलरेडी ये लेक्चर्स अभी आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में बाकी एसेंशियल थिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगी तो प्लस कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप वहां फॉलो अगर हमें करेंगे प्लस अनअकैडमी वॉरियर्स का चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम लोग अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, वहां पर भी आकर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या पढ़ाने के स्टैंडर्ड पर हम लोग बात करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करें उससे पहले आपको अच्छा अगर वीडियो लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर लगता है कि हाँ आप लोगों का इससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल अनअकैडमी वॉरियर्स एज वेल एज द ट्यूटर्स अकेडमी दोनों को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय समय पर एनडीए से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आज के लिए हम लोग अपना बात शुरू करते हैं तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लास 14th है और टॉपिक हम लोगों का है हाई कोर्ट। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहां पर था, देखो चेंज क्या है, बहुत सिंपल सा स्लाइटली सा चेंज है कि उसका जब हम सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कर रहे थे तो जो उनका पार्ट था वो यहां चैप्टर हो गया, ध्यान से देखो, और जो वहां पर चैप्टर था वो यहां पर पार्ट हो गया। हाँ या ना, रादर वहां पर फोर्थ पार्ट में था, यहां पर ये सिक्स्थ हो गया है। गॉट इट माय पॉइंट। वहां पर आर्टिकल्स सेम, यहां पर आर्टिकल्स आर्टिकल 214 से 232 के लिए हम लोग बात करेंगे। कोशिश वैसे ही करेंगे कि जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था उसको पूरा स्लाइटली निकाल के लेकर जाएं एंड एट द एंड हमें यह समझ में आए कि किस किस पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस उठ सकता है। ये जितने भी नोट्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं वेरियस बुक्स का कलेक्शन है। कोई भी कहे कि मैंने बैठ के खुद लिखा है तो मैं इतना बड़ा रिसर्चर नहीं हूं, बट हाँ मैं ये जानता हूं लास्ट 14 ईयर्स में कि एनडीए में किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह से आप सुई में वहां धागा परा सकते हैं, दैट मीन्स उस होल को कैसे आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उसी बात को हम लोग आगे शुरू करते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज हाई कोर्ट। सबसे पहली कहानी जो हाई कोर्ट से रिलेटेड आती है वो ये कि हमें यह हाई कोर्ट में पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितनी हाई कोर्ट्स हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए क्लियरिटी और बढ़ जाए। देखिएगा आर्टिकल 214 जो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ की हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट होगी, ईच स्टेट हैविंग अ हाई कोर्ट, वो हमारे आर्टिकल 214 में लिखी है। बट यहां ईच स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट अपना इंडिविजुअल बनाए, क्योंकि हमारे पास कलेक्टिव भी हैं। टेक एन एग्जांपल और हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ में पड़ता है। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो 2019 से पहले तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आपस में एक ही हाई कोर्ट में शेयर कर रहे थे। तो बेसिक हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे यहां पर ईच स्टेट ऑफ इंडिया शैल हैव अ हाई कोर्ट का मतलब अपना हायर जुरिडिक्शन रखे, अपनी हायर अथॉरिटी ऑफ जस्टिस रखे, इस बात का मतलब ये आता है पहला। दूसरी बात अगर हम यहां शुरू करते हैं तो दूसरी बात जो हमारे पास यहां आती है वो ये, इंडिया हैज अ जुडिशरी सिस्टम, बड़ा ही चूजिव सा है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा है मामला।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड बड़ा एक अलग सा पैटर्न है पूरा का पूरा। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, ये हमने वहां पर भी पढ़ा था। सेम एज अगर इसी तरह से देखें तो हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सर जैसे सुप्रीम कोर्ट को यहां पर हमने एपेक्स कोर्ट लिखा है, तो क्या हाई कोर्ट को जब हम सुप्रीम लिख रहे हैं तो इसको भी हम एपेक्स ऑफ द स्टेट कह सकते हैं? तो आंसर हम कह सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि एपेक्स वर्ड जो यूज हुआ है वो हाईएस्ट के लिए यूज हुआ है और वो केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ है। क्लियर हुई मेरी यहां तक बात? सेकंड आगे बढ़ते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे यहां पर 25 हाई कोर्ट हैं जिनके हम वेरियस स्टेट्स में हैं। इनमें से 3 ऐसे हैं जो कंट्रोल ओवर द मोर देन 1 स्टेट्स, बिल्कुल सही है, जिसमें एग्जांपल मैं आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ दे चुका हूं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी हाई कोर्ट है, ऑनिंग द ओनली यूनियन टेरिटरी, बाकी कोई नहीं है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर का क्या, वहां की भी तो थी जब वो स्टेट था। तो अभी वहां का जो स्टेटस है वो नॉट क्लियर। मैंने खूब वेबसाइट्स पर खंगाला, खूब सारी चीजें करी, बट अभी वो क्लियरिटी में नहीं मिल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनिंग आउट देयर, क्या वहां हाई कोर्ट स्टेबल है अभी या नहीं है। गॉट इट? आगे के लिए बात कर लेते हैं। तो अगली बात हमारे पास आती है, ईच स्टेट हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट अ चीफ जस्टिस। तो याद से देखो अगर आप ध्यान से, तो ये तो सेम हो गया ना। कैसे सेम कैसे हो गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो सीजेआई थे, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक सीजेआई वहां पर अवेलेबल थे। सेम एज आगे बढ़ जाते हैं तो आगे लिखा है सच एज अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रहे थे, तो लाइक सेम एज फिर से वही हो गया। इट्स फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो ये फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्लोज दी गई हैं, किस चीज को लेकर, हाई कोर्ट्स को लेकर, उनकी फाइनल फुल एंड फ्लेजेड हमें डेफिनेशंस क्लियर करती है। तो यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो हम बार बार किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं? एचसी से हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर किया जा रहा है, या ऐसे बोल दें सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही आगे बढ़ते हैं क्या कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए बात करें तो हमारे पास वहां पर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट फिक्स्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। हमारे यहां कहीं पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट नहीं है, बट अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम जजेस कौन सी स्टेट में हैं, तो वो आंसर है यूपी। क्वेश्चन आ जाता है कितने? 36 जजेस हैं जो यूपी की हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिसकी सर्किट ब्रांच या एक ब्रांच बेसिकली लखनऊ में भी बैठती है। यहां तक सभी को क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अनदर हाई कोर्ट, बट इंपॉर्टेंट बात, कलर चेंज कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट बात, विदाउट हिज कंसर्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखिए, एक जज हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा रहा है विदाउट द कंसर्न, बट इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसर्न होना बहुत जरूरी है, और उस स्टेट में भी अगर बात कर रहे हैं तो उस स्टेट के हाई कोर्ट में भी द ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय हिम शैल हैव प्राइमेसी एंड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। किसकी? सीजेआई ऑफ इंडिया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो दुनिया जहान की कोई ताकत ट्रांसफर नहीं करा सकती है। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं करा सकते हैं। तो सुप्रीम ए के पावर यहां पर आती है। आगे के लिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो हमने वहां पर पढ़ा था अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? अपॉइंटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे अपॉइंट करते हैं। वही सेम प्रोसीजर होगा, बस उसमें चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेसिडेंट था। विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स सीजेआई से, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगेन इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगेन दूसरे मार्कर से मैं हाईलाइट कर देता हूं कि भाई गवर्नर एडिशनल हो गया। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में ओनली प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ अलोंग विद सीजेआई जब भी अपॉइंटमेंट हो रहा है। जबकि हाई कोर्ट वाले केस में, हाई कोर्ट वाले में प्रेसिडेंट चाहिए, सीजेआई चाहिए, प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट चाहिए। ये तीन बातें हैं, तो ये वाली बात यहां पर अलग आ जाती है थोड़ा सा। चले आगे बढ़ते हैं। द अदर जजेस is appointed the will of the president and the governor and the chief justice of high court। चीफ जस्टिस को बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर चाहिए। अदर जजेस को बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट भी चाहिए। दैट मीन्स ये एक इस तरह का सिस्टम बना कि जिसमें कोई अकेला अपनी मर्जी से जुडिशरी में कोई अपॉइंटमेंट ना करा सकता है, ना किसी जज को कभी कहीं से हटा सकता है। क्लियर हुई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 6, 1993, याद करो ये केस वहां पर भी आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट एंड द कंसर्न सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है तो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कंसर्न हाई कोर्ट भी लिखा गया है, will give priority the both appointment as well as the transfer of senior judges। That means प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, अगर सीजेआई ऑफ दैट स्टेट एज वेल एज सीजेआई, मतलब सीजे ऑफ दैट स्टेट, आई नहीं आएगा वहां पर, चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट एंड सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक हां नहीं करेंगे, हो नहीं सकता किसी भी सीनियर जज को किसी एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया जाए। आगे के लिए और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो इसमें हमारा आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में पहला काम तो वही सेम है भाई, इंडिया का सिटीजन के अलावा तो कोई पोस्ट लेगा नहीं, एलियंस तो लेंगे नहीं, याद है ना एलियंस, पहली क्लासेस में बताया था। इसमें भी बात करें, शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट or two such courts succession at least 10 year। That means अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एक हाई कोर्ट में रहे हो, दो हाई कोर्ट में रहे हो या दो अदर कोर्ट्स में रहे हो, 10 साल एटलीस्ट वकालत की हो, एडवोकेट रहे हो, वकील रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, should have held the judicial office in India for a period of at least 10 years। एटलीस्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में 10 साल तक वो किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहे हों। दैट मीन्स 10 साल जज रहे हो या 10 साल वकील रहे हो। 10 साल वकील तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, 10 साल जज तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई यहां तक बात? जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब हम इसको देखते थे तो सुप्रीम कोर्ट में 5 साल था क्या, या तो वो 5 साल क्या रहे हों, जज रहे हों, या 10 साल क्या रहे हों, वकील रहे हों। यहां दोनों चीजें क्या हो गई थी, 10-10। अगला, इन प्रेसिडेंट्स व्यू, ये कंट्री में अगर कहीं पर भी एज एन जूरिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को ये लगता है कि हाँ इनको बनाना चाहिए, तो इनका नाम भी प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। चीफ जस्टिस बशर्ते उस पर हाँ या ना अपना जैसा भी जजमेंट दें, उसके अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। यहां तक क्लियर है बात? आगे आती है इनके ऑथ एंड अफर्मेशन।
अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे यहां गलती ये कर जाते हैं कि इनकी ओथ कौन कराएगा, तो इनकी ओथ वो प्रेसिडेंट डाल जाते हैं कि सर अपॉइंट वो कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट नहीं। यही एक दिक्कत है कि इनकी ओथ गवर्नर पे होती है, और अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नर अपने बिहाफ पर किसी भी बंदे को इस पर्पस के लिए भेज सकते हैं। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जज में क्या फर्क आया, दोनों के अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ही कराएंगे। बट जब ओथ की बात आएगी, शपथ की बात आएगी, तो सेंटर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ जो दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे, जबकि स्टेट लेवल पर गवर्नर दिलाएंगे। और ये क्लोज उनके साथ जुड़ी है कि इन एनी केस वो नहीं है तो जिस भी बंदे को वो अपॉइंट करते हैं वो उनके बिहाफ पर आकर वहां पर ओथ दिला सकता है। आगे के लिए थोड़ा और बढ़ते हैं। जैसे ही और थोड़ा सा इसको देखना शुरू करते हैं तो टेन्योर की बात आती है। फिर से वही कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फिक्स टेन्योर कुछ कंडीशंस नहीं लिखी हैं, लेकिन 3 बेसिक प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें अगर एज को कंसीडरेशन देखें तो 62 साल मैक्सिमम दिया गया है। रिजाइन कर सकता है बंदा, रिटर्न में प्रेसिडेंट को भेजेगा। अब यहां पर पंगा है, ओथ दिला रहा है गवर्नर, अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन दे रहा है प्रेसिडेंट, तो भैया ओथ भी प्रेसिडेंट दिला देता। प्रॉब्लम यह है बेटा, इतनी सारी हाई कोर्ट्स के इतने सारे जजेस को रेगुलर बेसिस पर प्रेसिडेंट नहीं करा पाते, इसीलिए गवर्नर को वो पावर दी गई है। ही कैन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स सेम एज जैसा सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कि जो डिसीजन पार्लियामेंट का होगा वही लास्ट डिसीजन माना जाता है। दैट मीन्स इनके रिमूवल में अगर कभी भी एचसी हाई कोर्ट के किसी भी जज को आपको रिमूव करना है तो उसमें नो रोल ऑफ स्टेट, उस स्टेट का वहां पर कोई भी रोल है नहीं। सारा का सारा हटाने का काम किसका है, सेंटर पार्ट पर है। आगे के लिए और थोड़ी सी चीजों को कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ चीजें निकल के आती हैं, जैसे रिमूवल। अब रिमूवल कैसे होगा, फिर से वही तरीका है, कोई चेंजेस नहीं है। द चेंजेस क्या है वो क्लियर कर दूं पहले। वहां कंफर्म नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं कि अगर बिल लोकसभा से आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 100 बंदे रिक्वायर्ड हैं, बिल राज्यसभा से आएगा तो मिनिमम वहां 50 बंदे रिक्वायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए। जबकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ऐसा नहीं है, सिंपल वो बिल आएगा मेजॉरिटी से। पहली बात, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ईच हाउस, वोटिंग का तरीका वही रखा गया और जज को हटा दिया जाएगा। The conduct of a judge of a high court cannot be discussed in parliament except किस समय पर, केवल जब उनका रिमूवल चल रहा हो। इंपॉर्टेंट है, जब भी रिमूवल चल रहा होगा तब ही केवल उनका दिया हुआ कोई भी जजमेंट या उनके कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट पब्लिकली या पर्सनली डिस्कस किया जाए। इंपॉर्टेंट बात आती है कि टिल नाउ किसका हुआ है, सुमित्रा सेन नाम के एक हाई कोर्ट जज होते थे, कलकत्ता से आते थे, जिनको आज तक इम्पीच किया गया है। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में आया था 2 जज के अगेंस्ट, बट वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी भी जज का इंपीचमेंट नहीं हुआ है, जबकि हाई कोर्ट में एक जज आए हैं, दैट इज जज सुमित्रा सेन कलकत्ता से, जिनका इंपीचमेंट हो चुका है। आगे के लिए बढ़ते हैं। आगे के लिए जैसे हम लोग इसमें जाते हैं तो हमारे सामने आते हैं पे एंड पॉक्स कि भैया सैलरीज और अनाउंसेस की बात कर लो जरा। तो वही सारी कंडीशन तो पहली वही है, सैलरी है, अनाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, लीव है, पेंशन है, वो सब जज ऑफ हाई कोर्ट को डिटरमाइन करते हैं टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। पहली बात, अब बाय द पार्लियामेंट डिटरमाइंड है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि मिलती कहां से है। मैं हिंदी में लिख दूं, मिलती कहां से है, कहां से है। तो याद करो वहां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था सुप्रीम कोर्ट में,
यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी सैलरी आती है। यहां सेंटर लेवल का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगली बात, दे कैन नॉट, डिसएडवांटेजेस के लिए इनकी सैलरी कभी भी कम नहीं की जा सकती एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेम एज सुप्रीम कोर्ट। आज की तारीख में अगर मैं आज बात करूं नाउ, तो 2,50,000 हर महीने का चीफ जस्टिस ले रहे हैं किसी भी स्टेट के, और अदर जजेस 2,25,000 पर मंथ सैलरी ले रहे हैं। 99% जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायर पोस्ट हैं उनकी जितनी सैलरी होती है उसका 50% उनकी पेंशन होती है। जैसे प्रेसिडेंट में भी हमने पढ़ा था कि सैलरी 5 लाख थी तो 2.5 लाख उनकी पर मंथ क्या है, पेंशन। आगे के लिए अब थोड़ा सा बात कर लें तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कहां कहां हमारी कौन कौन सी हाई कोर्ट्स अवेलेबल हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए बात करते हैं तो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो सबसे पुरानी है, 1862 में बननी शुरू हुई थी। ये 3 बनी थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों की जो फाउंडेशन है वो 1862 की है, लेकिन अगर मैं वर्किंग की बात करूं कि इन्होंने वर्किंग कब से स्टार्ट करी तो वो 1865 है, 1865 से वर्किंग शुरू हुई थी। ये वेस्ट बंगाल को देखते हैं, अंडमान को देखते हैं, कलकत्ता में इनका बेसिक सीट है एंड ब्रांच इनकी एक पोर्ट ब्लेयर में है। अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन एक अलग करती है, ये वाली लाइन एक अलग करती है। तो कौन सी कोर्ट किस ईयर में आई, कहां पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है आज, अंडमान एंड निकोबार पूरा, एंड कोलकाता में और पोर्ट ब्लेयर में उसकी ब्रांच है। बॉम्बे के लिए बात कर लें तो बॉम्बे, महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन दीव। अब दमन एंड दीव और दादर नागर तो एक ही हो गया है, दीज आर द सिंगल यूनिट, तो इनको पूरा देखते हैं। मुंबई में इसकी मेन सीट है, जबकि पणजी में, औरंगाबाद में और नागपुर में इनकी ब्रांचेस दी गई हैं। ब्रांचेस इस हिसाब से दी जाती हैं कि डिस्टेंस देखा जाता है। जैसे यूपी में देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद और पूर्वांचल को पूरी तरह से इलाहाबाद कवर कर लेती है। ऐसे ही लखनऊ में इसकी एक ब्रांच दी गई ताकि वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी को लखनऊ से कवर किया जा सके। बट स्टिल वेस्टर्न यूपी में इसकी एक डिमांड उठती रहती है कि हमें एक फ्रेंचाइजी चाहिए या एक ब्रांच चाहिए, वो इसीलिए कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और नंबर ऑफ केसेस रेस्पेक्टिवली यहां के बहुत ज्यादा हाई कोर्ट में वहां पर हैं। आगे के लिए बात करते हैं। तीसरा आता है चेन्नई हाई कोर्ट, जिसे मद्रास के नाम से जानते थे, ये चेन्नई लिखा है मैंने यहां पर। तमिलनाडु, पौंडुचेरी आज की तारीख में ये है, चेन्नई इसकी बेसिक सीट है, और दैट इज मदुरई में भी इसकी एक ब्रांच है। आपके एनडीए में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो आ जाता है अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द फाउंडेशन डे, कि जितनी हाई कोर्ट्स हैं उनकी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर लगा दो। दूसरा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, या इनमें से कौन सा ज्यूरिसडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है, इस तरह का क्वेश्चन। तीसरा आ जाता है किस कोर्ट की कौन सी सर्किट ब्रांच या मेन सीट कहां पर है, उसे मैच द फॉलोइंग में करवा लेता है, स्टेटमेंट्स में दे देता है। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट, लाइक दैट। इस तरह के स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन बनता है। आगे के लिए इसी में बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो आपके सामने इसी में फिर आती है आपकी इलाहाबाद, यूपी में है, 1866 में आई, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, और ब्रांच मैंने अभी भी बोला लखनऊ में है। कर्नाटका के लिए बात करते हैं, 1884 में बनी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कर्नाटका, बेंगलुरु में इसका मेन सीट है, इसके बाद धनवारा एंड गुलबर्गा में इसकी ब्रांचेस हैं। पटना आ जाते हैं, 1916 में बिहार में बनी, बिहार पटना में ही इसकी एक सीट है। जम्मू एंड कश्मीर आज अभी हम इसे यूटी चली गई है, तो इसलिए अभी इसका कोई डिटेल नहीं मिल रही है, जैसी मिलेंगी मैं अपडेट करूंगा आपको। 1928 में ये बना था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। श्रीनगर और जम्मू 2 जगह होती थी, क्योंकि ये दोनों की दोनों अब जम्मू एंड कश्मीर में ही हैं, लेकिन जो लद्दाख एंड कारगिल अलग हुआ है उसके केसेस अब कहां जाएंगे ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। पंजाब एंड हरियाणा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, आज़ादी वाले साल में हुआ था। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 3 को सर्व करती है, चंडीगढ़ में ही एग्जैक्टली सिचुएटेड है।
आगे के लिए और थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी में, तो हमारे सामने अब आना शुरू होती है, दैट इज गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 7 हैं तो कौन कौन सी ही नहीं आई, एक तो मणिपुर नहीं आया, इसमें त्रिपुरा नहीं आया, मणिपुर नहीं आया, त्रिपुरा नहीं आया, और कौन सा नहीं आया, एक मेघालय नहीं आया। तो इन तीनों को अगर छोड़ दें तो सभी में गुवाहाटी हाई कोर्ट काम करती है। 1948 में ये बनी। गुवाहाटी मेन सीट है, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, इसमें बेसिकली इसकी ब्रांचेस गई हुई हैं। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा 1948 उड़ीसा, और इसका कटक में है, याद रखिएगा कटक में है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर नहीं है, कटक में है, याद रखिएगा इस बात को। राजस्थान के लिए बात करते हैं तो 1949 में राजस्थान में बनता है, जोधपुर में है इसका मेन, और जयपुर में है इसकी ब्रांच। यहां पर भी वही पंगा है कि जयपुर पहली समझ आता है तो ये कहा जाता है जयपुर हाई कोर्ट ने, नहीं, जयपुर में उसकी ब्रांच है, जबकि मेन सीट कहां पर है, जोधपुर में। अगला आता है एमपी, 56 में आया। एमपी का पूरा देखते हैं, जबलपुर, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में है, और ब्रांच भी इंदौर और ग्वालियर में है, ना कि भोपाल में। इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं आप बात, क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इसीलिए इनको याद करना जरूरी है। केरला आसान है, केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लक्षद्वीप के साथ नानकुलम में देखती है वो पूरा का पूरा नेटवर्क। आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा, तो हमारे पास जो अगला आता है वो पूरा पूरा आता है, दैट इज गुजरात। गुजरात में कोई टेंशन नहीं, गुजरात, अहमदाबाद, ये आसान है क्योंकि 90% इसमें ना आंसर अहमदाबाद ही देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं कि नहीं जी गांधीनगर होगा, क्योंकि गांधीनगर बाद में आता है दिमाग में, पहले जो आता है वो अहमदाबाद आता है। दिल्ली, 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 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिमला, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्किम 75 में बना, सिक्किम में ही है। गैंगटॉक, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 स्टेट 2000 में बनी थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। इन तीनों के जूरी सेक्शन अपने अपने स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, उत्तराखंड नैनीताल में, और झारखंड रांची में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों 2000 में ही बने हैं, तीनों 2000 में बने हैं, इसलिए इनका ऑर्डर याद रखिएगा। क्रोनोलॉजिकल लगवाएगा तो आपको पता हो, पहला छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, फिर झारखंड है। चले आगे और आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला जो हमारे पास आता है वो त्रिपुरा आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मेघालय आ जाता है। 2013 में बना है। अभी याद करो 7 सिस्टर में यही 3 हमने छोड़ी थी, देखो मैं पीछे दिखा देता हूं, यही 3 लिखे थे ना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यही तीनों आगे आ गए। 2013 में अलग हुई त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा की है अगरतला, मणिपुर की है इम्फाल, और मेघालय की है शिलोंग। तो यहां भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला आता है दैट इज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि बंटवारा हो चुका है तो पहले इनिशियल सेम थी दोनों जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सेम थी वो हैदराबाद थी, अब वो हिस्से में आ गई तेलंगाना के, तो इन्होंने अपनी नई हाई कोर्ट कहां बनवा दी है, अमरावती, क्योंकि आंध्र प्रदेश की अब नई कैपिटल भी यही आई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 25 की 25 हाई कोर्ट कैसे कैसे बनी है, किस ईयर में बनी, कहां उनकी ब्रांचेस हैं, कहां सीट हैं, क्या जूरी सेक्शन है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा यहां कवर किया है। आगे के लिए बात कर लेते हैं, तो अगली कहानी जो आएगी वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आएगी। दैट मीन्स इंडिपेंडेंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, जैसे सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, इंपॉर्टेंट बात है। डिसएडवांटेजेस में नहीं काट सकते सैलरी, रिमूवल को डिफिकल्ट किया गया है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर द रिटायरमेंट विद इन द स्टेट, विद इन दैट स्टेट, जिसके वो हाई कोर्ट है उस स्टेट में नहीं कर सकते, दूसरी स्टेट की हाई कोर्ट में जाके कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स अगर यूपी से रिटायर्ड हुए हैं तो यूपी में नहीं करेंगे बस कुछ, उसके अलावा वो बाकी किसी भी स्टेट में, 27 स्टेट और 8 यूटी में कहीं भी जाकर कुछ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जाकर कर लें,
गॉट इट। अगला है डिसीजन एक्शन जज का कहीं भी क्रिटिसाइज नहीं हो सकता, पर्सन अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब आती है बात ज्यूरी सेक्शंस में। जब हम लोग ज्यूरी सेक्शंस में जाते हैं तो ज्यूरी सेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, ये गलती से यहां आ गया है, ये होना चाहिए दैट इज हाई कोर्ट, ज्यूरी सेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। देखिएगा क्या है इसमें लिखा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज द पावर टू पनिश इस कंडक्ट। अगर कोई भी बंदा उनके दिए गए किसी भी डिसीजन को, डेकोरम को, डिस्कशन को कहीं से भी शफलिंग करता है, गलती करता है, तो इमीडिएट कोड ऑफ रिकॉर्ड है, काम कर सकती है। आर्टिकल 226 आपसे कहता है हाई कोर्ट हैज द गिवन द पावर टू इशू द रेट्स इन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पजेज। अब इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें जो ये एक टर्मोलॉजी इन्होंने यूज करी है ना बेटा, कि ये अदर पर्पज पर भी रिट ला सकता है। आप समझिए, रिट ज्यूरी सेक्शन सुप्रीम कोर्ट में कब था, जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आ रही, सॉरी फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही थी, लेकिन यहां पर अदर पर्पजेस पर भी आप उसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्यूरी सेक्शन इशूड द रिट अंडर द आर्टिकल लार्जर देन द हाई कोर्ट एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केवल और केवल ओनली वेयर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट में आप उसके लिए जा सकते हैं नॉर्मल केस पर भी और फंडामेंटल राइट्स पर भी। ये हाई कोर्ट की पावर थोड़ा सा ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो अगली कहानी आती है कि सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड फ्रेम द वर्क एंड रेगुलेशन। वो तो सिंपल है भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा तो हाई कोर्ट अपनी अदर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगी उन सब के लिए रूलिंग्स बनाएगा। एज सिंपल एज भाई, जब वो कोड ऑफ रिकॉर्ड इनके लिए है तो ये अपनी सबऑर्डिनेट्स के लिए होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया हर डिसीजन एज एन लॉ काम करता है हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का दिया गया डिसीजन एज एन कानून काम करता है अदर कोर्ट्स में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। यही बात यहां लिखी गई है। ठीक है, आगे के लिए बढ़ते हैं। अब देखो, ये सबसे अच्छा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट एक तरफ और ये अकेला पार्ट एक तरफ। जब आप लोग कभी भी तैयारी करें तो कंपैरिजन से करिएगा, बहुत जल्दी याद होगा। देखिएगा कैसे, एपेक्स कोर्ट है इन ज्यूरी सिस्टम, ये स्टेट का हाईएस्ट है, सीधा कंपेयर। कंसिस्ट चीफ जस्टिस अदर जजेस, 25 हाई कोर्ट है, वहां एक ही है, एक जज मोर ओवर, एक कोर्ट से ज्यादा, मतलब 2-3 जगह की भी कोर्ट एक साथ हो सकती है, वो मेंशन कर दिया। इसके अलावा कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर नॉट फिक्स्ड हैं, ये बात हम अभी पढ़कर आए हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, अगर आप इनको देख लें, जो कि मैं आपके लिए अब आगे करूंगा क्योंकि पढ़ा तो मैं पूरा चुका हूं, अगर आप ऐसे इन्हें बना के याद करेंगे तो हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। क्यों? एग्जाम के समय आप पूरा पूरा खोल के नहीं बैठेंगे उन्हें पढ़ने के लिए। एग्जैक्ट आपको की पॉइंट्स चाहिए। कैसे की चाहिए? जैसे अपॉइंटमेंट्स है 1993 के बाद से यूनियन ऑफ स्टेट वाला जो ये केस था, इसके बाद से बात कर लें तो हमारा जो चीफ जस्टिस हैं, यहां लिखा है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द चीफ जस्टिस शैल एंजॉय प्राइमेसी। किसकी है? CJI की है। सेम वही हाई कोर्ट में कैसे हो रहा है वो सामने मेंशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं सिटीजनशिप को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, सॉरी, तो यहां पर बात करते हैं तो 5 साल 10 साल था, यहां बात करते हैं तो दोनों जगह 10-10 साल आ गया, जो कि ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका था। चेक करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था। अगली बात कर लेते हैं सैलरी एंड अनाउंसेस, दोनों की प्रेजेंट सैलरी क्या क्या है वो, और बाकी क्या क्या उम्र में दिया हुआ है दर्जा, वो यहां पर भी मेंशन कर दिया गया है।
इसके बाद आगे बढ़ो, रिमूवल कैसे कर सकते हैं। अगेन वहां पर लोकसभा राज्यसभा में 50 और 100 मेंबर एज पर हाउस चाहिए और 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सेम वे यहां पर बात करें, रिमूवल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये बात यहां पर भी बात आ गई है। और कंडक्ट ऑफ अ जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड अंटिल अनलेस उसका मोशन ना चल रहा हो, उसका रिमूवल ना चल रहा हो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्टिस सेन का हुआ है कलकत्ता वालों का। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई ताकत है जो आपको इसे याद करने से रोक सकती है। आज हम लोगों ने हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया। हम अपनी अगली क्लास से पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र शुरू करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, देन फिर स्टेट लेजिस्लेचर से कंपेयर करेंगे पूरी तरह। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में उसको डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि यस ये मेहनत आपके लिए अच्छे लेवल पर हो रही है और आपको वो वीडियोस समझ आ रही हैं, तो प्लीज आप वीडियोस को शेयर करिएगा बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह से काम हो सकता है। तो फ्रॉम दिस ऑनवर्ड, दिस नॉट ऑनवर्ड, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना तो मयंक पाराशर के नाम से अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। सेम वे चित्रा मैम को फॉलो कर सकते हैं चित्रा जीना के नाम से अनअकैडमी पर। हमारे लेक्चर अनअकैडमी वॉरियर्स पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मयंक पाराशर चित्रा जीना का, उसमें रेगुलर पड़ी हुई हैं, आप सारी वीडियोस वहां पर भी देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, राधे राधे।